मॉर्निंग, सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू हैं। प्रश्न 1, जौनसारी जनजाति में प्रचलित सबसे भव्य और खर्चीली विवाह प्रथा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देवा प्रथा, ऑप्शन बी बोदोदिया प्रथा, ऑप्शन सी बाजदिया प्रथा, ऑप्शन डी गदर प्रथा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाजदिया प्रथा को सबसे भव्य और खर्चीली प्रथा बोला जाता है। जौनसारी जनजाति में विवाह के लिए एक शब्द होता है जजोड़ा, और यहाँ 3 प्रकार की विवाह प्रथा पाई जाती है, बाजदिया, देवाकी और बोईदोदकी। ठीक है, बाजदिया सबसे भव्य और खर्चीली विवाह प्रथा है। इसमें लड़की पक्ष से वर पक्ष के घर विवाह लेकर जाया जाता है। ठीक है, और साधारण प्रकार का विवाह है बेवाकी, और बोईदोदकी है जो मध्यम प्रकार की विवाह प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित प्रसिद्ध रम्माण उत्सव चमोली जिले के किस गांव में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सुलूर डुंगरा, ऑप्शन बी माणा गांव, ऑप्शन सी जोशीमठ गांव, ऑप्शन डी नीति गांव। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुलूर डुंगरा गांव में प्रत्येक वर्ष बैसाख माह में अप्रैल में रम्माण उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह 11 या 13 दिनों तक चलता है और इसको यूनेस्को में 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया गया, और इसका श्रेय किसको जाता है? कुशल सिंह भंडारी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध रचना कूर्मांचल मानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए गुमानी पंत, ऑप्शन बी गौरीदत्त पांडे गोरदा, ऑप्शन सी रामदत्त पंत कविराज, ऑप्शन डी शिवदत्त सती। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामदत्त पंत कविराज की रचना है कूर्मांचल मानस। और गुमानी पंत को हम लोकरत्न पंत भी बोलते हैं। इनकी रचना है नीति शतक, राम महिमा, गंगा शतक। और गौरीदत्त पांडे की एक प्रसिद्ध कविता है कुमाऊनी, झन दिया कुली बेगार, झन दिया कुली बेगार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा शीतकाल में मैदानी या निचले क्षेत्रों में प्रवास के समय बनाए जाने वाले अस्थायी आवासों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मैत, ऑप्शन बी मुंसा या गुंडा, ऑप्शन सी रोम्बा, ऑप्शन डी झोंपा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शीतकाल की बात हो रही है यहाँ पे, तो शीतकाल में मुंसा या गुंडा बोलते थे उनके अस्थायी आवास को। ग्रीष्मकाल की बात होगी तो ग्रीष्मकाल में मैत बोलते थे। ठीक है, जब ग्रीष्मकाल की बात होगी तब मैत बोलेंगे, शीतकाल की बात होगी तो मुंसा या गुंडा, भोटियाओं के अस्थायी आवास को। भोटिया जनजाति को भ्रमण जनजाति भी बोला जाता है। ठीक है, ये भ्रमणकारी है। प्रश्न 5, उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद को लाखों पेड़ लगाने के कारण वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन डी विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव कहा जाता है। और यहीं पे वृक्ष मित्र की बात आएगी तो वृक्ष मित्र किसको बोलते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा जी को बोलते हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपनी पत्नी विमला के साथ मिलकर नवजीवन मंडल की स्थापना की थी, और 2009 में इनको पद्म विभूषण मिला। 2009 में पद्म विभूषण मिला सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, और चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की इनने 1964 में, और दालियों का दगड़िया नामक संस्था बनाई। और चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। कल्याण सिंह रावत जी को हम मैती के नाम से जानते हैं, इनने मैती आंदोलन चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा किस वर्ष मंजूरी दी गई, जिससे यह कानून बनाने वाला आज़ादी के बाद का पहला राज्य बना? ऑप्शन ए वर्ष 2022, ऑप्शन बी वर्ष 2023, ऑप्शन सी वर्ष 2024, ऑप्शन डी वर्ष 2025। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2024 में यूसीसी को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई थी, मार्च 2024 में। यूसीसी जो 5 सदस्यीय समिति थी
ड्राफ्ट कमेटी उसकी अध्यक्षता किसने की? रंजना प्रकाश देसाई ने की। इसका गठन हुआ 27 मई 2022 को और विधानसभा में पारित हुआ ये 7 फरवरी 2024 को। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली इसको मार्च 2024 में और लागू किया गया ये 27 जनवरी 2025 को ये लागू हुआ। और एसटी जो जनजाति है हमारी अनुसूचित जनजाति, उसको यूसीसी विधेयक से बाहर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 7, उत्तराखंड राज्य की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन ए 9 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 1 जून 2002, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2005, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2008। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इसके तहत स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से स्थानीय लोगों को ऋण देता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिससे वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड की पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किस वर्ष कानून बनाकर लागू किया गया था? तो हमारा ऑप्शन होगा मार्च 2005, ऑप्शन बी मार्च 2008, ऑप्शन सी अप्रैल 2011, ऑप्शन डी जनवरी 2016। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्च 2008 में भुवन चंद्र खंडूरी जी के द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया, जिसमें महिलाओं को 33% से बढ़ाकर 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कत्यूरी राजवंश के शासनकाल में उपरिक और तदायुक्त पद किस प्रशासनिक विभाग से संबंधित थे? ऑप्शन ए सैन्य प्रशासन, ऑप्शन बी प्रांतीय प्रशासन, ऑप्शन सी धार्मिक और न्याय विभाग, ऑप्शन डी राजस्व संग्रहण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो उपरिक और तदायुक्त पद थे ये प्रांतीय प्रशासन से जुड़े थे। कत्यूरी प्रशासन 4 स्तर में विभाजित था, राज्य, प्रांत, विषय जिसको हम जिले बोलते हैं, उसके बाद तहसील जिसको हम क्रमांत बोलते हैं। तो ये उपरिक और तदायुक्त प्रांतीय प्रशासन के अधिकारी थे। ठीक है, सैन्य प्रशासन से महासामंत जो चारों सेनाओं का प्रमुख होता था उसको महासामंत बोलते थे कत्यूरी काल में। और वो 4 सेनाओं में गौलमिक जो पदातिक पैदल सेना होती थी उसको गौलमिक बोलते थे, और हस्ता बलाधिकृत, अश्व बलाधिकृत और उष्ट्र बलाधिकृत, इसमें हाथी वाली सेना, घोड़े वाली सेना और ऊंट वाली सेना शामिल थी। और इन चारों सेनाओं का प्रमुख होता था महासामंत। ठीक है, और धार्मिक और न्याय विभाग इसमें जो दोषियों को पकड़ता था उसको बोलते थे दोषापराधिक, और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को बोलते थे दंडपाशिक, दंडनायक, महादंडनायक, और राजस्व संग्रहण करता था जो उसको भोगपति या सौल्किक बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1916 में स्थापित कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किस वर्ष और किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन ए 1923 कोटद्वार अधिवेशन, ऑप्शन बी 1925 टनकपुर अधिवेशन, ऑप्शन सी 1926 रानीखेत अधिवेशन, ऑप्शन डी 1928 अल्मोड़ा अधिवेशन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1926 का जो रानीखेत अधिवेशन हुआ था गोनियादोली में मुकुंदीलाल की अध्यक्षता में, उसमें कुमाऊं परिषद का विलय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ था। ठीक है, अधिवेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका गठन 1916 में हुआ, तो 1917 में पहला अधिवेशन हुआ अल्मोड़ा में, इसकी अध्यक्षता की जयदत्त जोशी ने। फिर 18 में दूसरा अधिवेशन हुआ हल्द्वानी में, इसकी अध्यक्षता की तारादत्त गैरोला ने। 19 में तीसरा अधिवेशन हुआ कोटद्वार में, इसकी अध्यक्षता की बद्रीदत्त जोशी ने। ठीक है, और फिर 17, 18, 19 हो गया। 20 में चौथा अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता की काशीपुर में हुआ ये अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता की हरगोविंद पंत ने। फिर 23 में 5वां अधिवेशन हुआ टनकपुर में, इसकी अध्यक्षता की बद्रीदत्त पांडे ने। फिर 26 में अंतिम अधिवेशन हुआ रानीखेत गोनियादोली में, इसकी अध्यक्षता की मुकुंदीलाल ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखा शासनकाल के दौरान
लगाया जाने वाला पुगाड़ी कर मुख्य रूप से किस पर लगाया जाता था? ऑप्शन ए व्यापारिक सामानों पर, ऑप्शन बी बुनकरों और शिल्पकारों पर, ऑप्शन सी पशुपालन और चारागाह पर, ऑप्शन डी कृषि योग्य भूमि पर। पुगाड़ी एक प्रकार का कृषि कर था, तो इसको कृषि भूमि योग्य भूमि पर लगाया जाता था, ठीक है। और ये पुगाड़ी कर से बहुत आय होती थी गोरखाओं की, जिससे वो अपने सैनिकों को वेतन इसी कर से देते थे, पुगाड़ी कर से, ठीक है। बुनकरों से लिया जाता था मिजारी कर, वो बुनकरों से टाट कर लिया जाता था, और शिल्पकारों से मिजारी कर लिया जाता था। पशुपालन जो दुधारू पशु थे उनसे घी कर लिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवार वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए मानशाह, ऑप्शन बी बलभद्र शाह, ऑप्शन सी महीपति शाह, ऑप्शन डी प्रद्युम्न शाह। तो हमारा बलभद्र शाह हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बलभद्र शाह को किसने दी थी ये शाह की उपाधि? ये गया था दिल्ली सल्तनत में लोधी, जब लोधी शासक कर रहे थे, बहलोल लोधी ने इसको ये बलभद्र शाह की उपाधि दी थी, बहलोल लोधी ने, ठीक है। और मानशाह हमारे 44वें शासक थे, जो मानशाह थे ये 44वें राजा थे। और मानशाह के समय लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किया था गढ़वाल पर, और कवि भरत इसके दरबार में रहते थे मानशाह के, मानवदेव काव्य लिखा है जिनने। और महीपति शाह गर्भभंजक की उपाधि महीपति शाह को दी जाती है, और सबसे उम्रदराज, सबसे ज़्यादा वर्षों में, मतलब सबसे बूढ़ा शासक है ये, सबसे ज़्यादा उम्र में राजा की उपाधि में बैठा महीपति शाह। और प्रद्युम्न शाह के संरक्षक का कनकदेही है, ठीक है। और बलभद्र शाह हमारे 43वें शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वर्ष 1930 के रवाई आंदोलन तिलाड़ी कांड के समय दीवान कौन था जिसने जनता पर गोली चलाने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए चक्रधर जुयाल, ऑप्शन बी ई गार्डनर, ऑप्शन सी पदमदत्त रतूड़ी, ऑप्शन डी हरिकृष्ण रतूड़ी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चक्रधर जुयाल। दीवान था ये वहाँ का, रवाई क्षेत्र का। इस वजह से इसने वहाँ 30 मई जो 1930 को रवाई कांड हुआ था, तिलाड़ी कांड भी बोलते हैं उसको, उसमें गोली चलाने का आदेश दिया था, इसलिए इसको उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है, चक्रधर जुयाल को। उस समय शासक कौन था? नरेंद्र शाह शासक था। ई गार्डनर प्रथम कुमाऊं कमिश्नर हो गया, और हरिकृष्ण रतूड़ी ने लिखी है गढ़वाल का इतिहास, पुस्तक हरिकृष्ण रतूड़ी जी की है। प्रश्न संख्या 14, मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो भू आकृतिक क्षेत्रों को अलग करती है? ऑप्शन ए तराई और शिवालिक क्षेत्र, ऑप्शन बी शिवालिक और लघु मध्य हिमालय, ऑप्शन सी बृहद हिमालय और मध्य लघु हिमालय, ऑप्शन डी बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बृहद हिमालय और मध्य लघु हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT अलग करती है इनको, ठीक है। और बृहद और ट्रांस हिमालय को सचर जोन अलग करता है, शिवालिक और लघु हिमालय को MBT अलग करता है, और तराई और शिवालिक क्षेत्र को HFF होता है जो वो अलग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिथौरागढ़ में दारमा और ब्यास घाटियों के बीच कौन सा प्रसिद्ध दर्रा स्थित है? ऑप्शन ए ट्रेल पास, ऑप्शन बी सिनला दर्रा, ऑप्शन सी लातूधुरा, ऑप्शन डी काकभूषणी दर्रा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो सिनला दर्रा है वो दारमा और ब्यास घाटियों के बीच स्थित है, ठीक है। लातूधुरा टोपी धुंगा ये पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है, ट्रेल पास पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच है, काकभूषणी दर्रा ऐसे ही लिखा गया है ऑप्शन में। प्रश्न संख्या 16, खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए मंदाकिनी नदी, ऑप्शन बी पिंडर नदी, ऑप्शन सी भिलंगना नदी, ऑप्शन डी धौलीगंगा नदी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भिलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से होता है। और मंदाकिनी का
उद्गम होता है चौराबाड़ी ग्लेशियर से, चौराबाड़ी ताल या चौराबाड़ी ग्लेशियर से। पिंडर नदी का उदय है पिंडारी ग्लेशियर से। और धौलीगंगा पूर्वी का होता है तुम्हारा गोवन खान ग्लेशियर से। और धौलीगंगा पश्चिमी पश्चिमी का होता है देववन से, जो अलकनंदा में मिलती है ऋषिगंगा नाम से, विष्णुप्रयाग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जिले के मलारी गांव में वर्ष 2002 में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा पुरातात्विक उत्खनन कर सोने का मुखौटा खोजा गया था? ऑप्शन ए कुमाऊं विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी रुड़की विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो हमारा राइट आंसर होगा गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मलारी गांव से सोने का मुखौटा खोजा था वर्ष 2002 में। ये लगभग 5.2 किलोग्राम का था ये सोने का मुखौटा। ठीक है, मलारी गांव से हमें महापाषाणकालीन समाधान मिले और एक मोनाल का प्रसिद्ध आकर्षक चित्र मेरा कुतुब पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपकुंड झील में पाए जाने वाले मानव कंकालों के डीएनए विश्लेषण के अनुसार मुख्य रूप से ये कंकाल 9वीं शताब्दी के किस बाहरी क्षेत्र के लोगों के माने गए हैं? और इसमें काफ़ी मत हैं इसमें, अब पहले हम इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए मध्य एशिया, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय ग्रीस क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिण और चीन क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय ग्रीस क्षेत्र। और यहाँ रूपकुंड में मानव कंकालों की खोज कब हुई थी? 1942 में हुई थी। 1942 में किसने की थी? आर माधवन ने। आर माधवन ने इसकी खोज की थी 1942 में। ये डीएनए विश्लेषण से 3-4 जगह के लोगों के वो पाए गए हैं उसमें डीएनए, वो भी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और मध्य एशिया, पूर्व मध्य एशिया के और दक्षिण पूर्व एशिया के लोगों के डीएनए पाए गए हैं ये रूपकुंड झील में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, उत्तराखंड में कीड़ा जड़ी यारसा गंबा के दोहन और स्थानीय व्यापार को विनियमित करने की मुख्य जिम्मेदारी किसे दी गई है? ऑप्शन ए भेषज सहकारी संघ, ऑप्शन बी वन पंचायत, ऑप्शन सी कुमाऊं मंडल विकास निगम, ऑप्शन डी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिर्फ वन पंचायत ही ये कीड़ा जड़ी का दोहन कर सकती है और अन्य कोई नहीं कर सकता है। और ये कीड़ा जड़ी पहले आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। कीड़ा जड़ी क्या होती है? ये एक प्रकार का कवक होता है बच्चों। ठीक है, इसको सिर्फ वन पंचायत के सदस्य ही, वन पंचायत के लोग ही इसका दोहन कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है, इलीगल होता है बाकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों का बढ़ता क्रम क्या है? न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों का बढ़ता क्रम क्या है? क्षेत्रफल में ऑप्शन ए चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली, ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ऑप्शन डी पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। ये न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं ऑप्शन डी में हैं, जो पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। ये सबसे ज़्यादा पौड़ी में, फिर उत्तरकाशी में, फिर नैनीताल में, फिर चमोली में। और ऐसे ही 1% में न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम किस में है? उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली। 1% वन क्षेत्रफल प्रतिशत में सबसे न्यूनतम पूछेगा तो उधम सिंह नगर सबसे कम, फिर उसके बाद हरिद्वार, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली। और 1% में सर्वाधिक पूछेगा तो सर्वाधिक चंपावत, फिर उसके बाद नैनीताल, फिर पौड़ी, फिर टिहरी। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।